ठाकुर भवानी प्रसाद अपने रुतबे के लिए आसपास के कई गांवों में जाने जाते थे। 6 फुट लंबा कद और चौड़े कंधे वाले ठाकुर भवानी प्रसाद के बदन पर सफेद रंग का कुर्ता धोती खूब फबता था। उनके शरीर का साथ देती हुई उनकी रौबदार आवाज और मजबूत भुजाएं उन्हें पहलवान जैसा बलशाली दिखाती थी। गांव वाले ठाकुर भवानी प्रसाद को आदर भाव से बाबूजी कहकर बुलाते और बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि उन्हें मेहमान नवाजी का बहुत शौक था। उनके घर पर चाय नाश्ते के दौर चलते ही रहते थे। बाबूजी आत्मा और परमात्मा पर खूब प्रवचन देते थे। यह अलग बात है कि जब आज से 20 साल पहले उनकी पहली पत्नी सुधा की मौत हुई थी, तब वे दहाड़ मारकर रोए थे। वैसे वे औरत की खूबसूरती के बहुत गहरे पारखी थे। अभी पहली पत्नी की मौत का ठीक से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि बाबूजी दूसरी पत्नी सोमवती ब्याह लाए थे, और सोमवती के आते ही मानो उन पर जवानी फिर से लौट आई थी। उनका चेहरा पत्नी द्वारा की गई सेवा से गुलाबी हो चला था। पहली पत्नी सुधा अपने पीछे 2 लड़कियां छोड़कर मरी थी। बड़ी लड़की गीता जवान हुई तो बाबूजी ने उसकी शादी खूब धूमधाम से कर दी थी। हालांकि उस समय उनके दामाद जी नवीन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई ही कर रहे थे, पर पंडित जी ने लड़के का ऊंचा कुल और परिवार की हैसियत देखकर शादी करा दी थी। पहली लड़की तो किनारे लग गई थी। ठाकुर भवानी प्रसाद अब जल्दी जल्दी से अपनी दूसरी लड़की रीता की शादी निपटाना चाहते थे, पर रीता के लिए भी लड़का कुलीन होना चाहिए था, भले ही उसका रंग रूप कैसा भी हो। बताने वालों ने एक से एक रिश्ते बताए, पर वे सब बाबूजी को बराबरी के नहीं लगे। कहीं पैसे की कमी थी तो कहीं कुल की। भाई रंग रूप का क्या है, आज तो कल ढल गया, पर कुल की इज्जत तो हमेशा के लिए रहती है और हमें दूसरों से बेहतरीन बनाती है, ऐसा कुछ मानना था बाबूजी का। रीता की शादी कुलीन लड़के से हो गई, इसके लिए बाबूजी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उनकी मेहनत भी रंग ले आई। आखिरकार एक मनचाहा लड़का मिल ही गया। 22 साल की रीता के लिए 45 साल का अधेड़ मिल गया था। चेहरे पर थोड़े से चेचक के हल्के दाग और पेट निकला हुआ, पर बहुत ऊंचे कुल का। बाबूजी तो बस इसी बात से फूले नहीं समाते थे। उस अधेड़ का नाम संतोष था, जो एक ट्रस्ट के पुस्तकालय में काम करता था। हालांकि उसके घर में पुरखों का बनाया हुआ बहुत कुछ था और खाने पहनने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी संतोष ने हाथ में एक नौकरी पकड़ना उचित समझा था। रीता की शादी तो एक कुलीन घर में हो गई थी, पर वहां का माहौल उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। 2 गुनी उम्र का पति घर में पूजा पाठ और साफ सफाई का सनक की हद तक माहौल था। ससुर मर चुके थे, केवल सास ही थी। संतोष और उसकी माँ में खूब बनती थी, और उन दोनों माँ बेटे ने कई नियम बनाए हुए थे, कई व्रत ले रखे थे। सुबह 4 बजे से ही उनके घर के मंदिर की साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। रीता के लिए इतनी जल्दी जागना कभी आसान काम नहीं रहा था। उसे अपने आप को ससुराल में ढालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इस माहौल में बहुत जल्दी ही उसका दम घुटने लगा था। रीता के ससुराल में साफ सफाई, नियम और व्रत का इतना ध्यान रखा जाता था कि जब भी रीता को माहवारी होती तो संतोष उसे अपने बिस्तर को भी नहीं छूने देता था और महज एक चादर लपेटकर उसे जमीन पर सोना पड़ता था। संतोष अपने आप में भी मगन रहता और रात में प्यार की बात करने के बजाय जल्द ही खराटे भरने लगता था। रीता का समय बस घर का काम करने में ही बीतता रहता था। थका हारा सा संतोष बात बात में संस्कृत के शब्द तो बोलता था, पर जिंदगी के मजे से दूर भागता था। इसी वजह से वह रीता से दूरी बनाकर रखता था। संतोष को ना तो अपनी पत्नी से कोई लगाव था और ना ही उसके मन में बच्चे पैदा करने की इच्छा नजर आती थी। धीरे धीरे रीता भी अपने पति का रूखा और ठंडापन समझ गई थी, और इसी तरह 5 साल गुजर गए। संतोष पूरे 50 साल का हो गया था और रीता 27 साल की थी। एक दिन रीता बाथरूम से बाहर निकली तो दरवाजे पर किसी अनजान ने आवाज दी। वह गीले बालों के साथ ही दरवाजा खोलने चली गई। सामने एक लड़का खड़ा था, जिसने अपनी साइकिल पर एक बड़ी सी पोटली बांध रखी थी। रीता की बड़ी बड़ी आंखों में सवाल तैर रहे थे, और उस नौजवान ने उन सवालों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। बिना कुछ कहे उसने हरे केले के पत्तों को लपेटकर बनाई गई एक पुड़िया रीता की तरफ बढ़ा दी। पर हमारे यहाँ तो फूल देने के लिए चंद्रिका काका आते हैं, रीता बोली। जी, मैं उनका बेटा तिलक हूँ, वे बीमार हैं इसलिए नहीं आ पाए हैं, उस नौजवान ने कहा। रीता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो तिलक की उंगलियां उसके हाथों को छू गई। रीता को पराये मर्द का एहसास किसी ताजा बयार की तरह महसूस हुआ था, पर अगले ही पल उसने अपने बालों को झटक कर मन से इस भाव को तुरंत निकाल दिया था। अगले दिन जैसे ही दरवाजे पर तिलक की आहट हुई, रीता दरवाजा खोलते हुए बोल पड़ी, क्या बात है, कल सारे फूल मुरझाए हुए थे। तिलक अचानक रीता के इस शिकायती लहजे से चौंक गया था।
जी वैसे फूल तो ताजा थे, पर गर्मी के चलते थोड़ा सा असर आ गया होगा। कल मैं ताजा फूल ले आऊंगा। फिलहाल तो यह कमल का फूल है, एक ही था, आपके लिए ले आया हूँ, तिलक ने कहा। रीता ने कमल का फूल ले लिया। अंदर आकर उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश की, पर नाकाम ही रही। खुशबू ना थी, पर कमल कितना सुंदर था और उस पर पड़ी हुई पानी की बूंदें मोतियों के समान लग रही थी। रीता ने उस कमल को अपने कमरे में लाकर बिस्तर के सिरहाने रख दिया। इतने साल तक गोद हरी न होने पर सास ने रीता को ले जाकर माहिर डॉक्टर से जांच कराई। डॉक्टर ने बताया कि रीता की तो सब रिपोर्ट ठीक है, हो सकता है कि इनके पति में कुछ कमी हो, इसलिए बेहतर होगा कि वह भी अपनी जांच करवा ले। रात को जब संतोष बिस्तर पर आया तो रीता उससे अपने मन की बात कह बैठी। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी किसी डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए। बच्चे नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, और फिर इस शहर में बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान है। अगर मैं किसी डॉक्टर से मिलूंगा तो मेरी बदनामी नहीं होगी क्या? संतोष की धीरे धीरे आवाज तेज हो उठी। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मुझ में कुछ कमी है? आज मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाता हूँ, चीख रहा था संतोष, और चीखते हुए उसने रीता को लात घूंसों से बहुत मारा। रीता सिसकती रही और सोचती रही कि अगर औरत को पीटना ही मर्दानगी है, तब तो नामर्द होना कई गुना बेहतर है। 3 लोगों के इस घर में रीता को अकेलापन खाने लगा था। संतोष काम पर चला जाता, सास अपने मंदिर और पूजा पाठ में मगन रहती। बेचारी रीता से बात करने वाला कोई ना बचता। ऐसे में तिलक बाहर से आने वाला एकमात्र ऐसा इंसान था जिससे रीता बातें कर सकती थी, और इसीलिए रीता को तिलक के आने का इंतजार रहता था। अगले दिन तिलक आया तो सीधा घर के आंगन में संगमरमर के पत्थर पर बैठ गया। रीता रसोई घर में थी। वह तिलक को आया देखकर चौंक गई और अपनी साड़ी को सही करते हुए बाहर आई और बोली, अरे तिलक, तुम आ गए। रीता की आवाज में खुशी की चहक थी। तिलक ने फूलों की पुड़िया आगे बढ़ाई तो उसकी नजर रीता के हाथ पर बने नीले निशान पर पड़ी। उसने इसकी वजह पूछी। सोन चिड़ैया, पिंजरा। रीता हंसकर बात को टाल गई। यह तुम्हारे हाथ में क्या है जो तुम छिपा रहे हो? या वेड़ी है बालों में लगाने के लिए, तिलक बोला। लाओ इसे मुझे दे दो, मैं सजाऊंगी इसे अपने बालों में। कहकर रीता ने वेड़ी ले ली और बालों में लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। वेड़ी के श्रृंगार से रीता की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई थी। तिलक की निगाहें यह बात महसूस कर रही थी और उसकी जवाब ने भी यह बात रीता को महसूस करा दी थी। इस वेड़ी को लगाकर आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तिलक ने शर्माते हुए कहा। शादी के इतने साल बाद भी कभी संतोष ने रीता को प्यार भरी नजरों से नहीं देखा था, उसके रूप की कभी तारीफ तक नहीं की थी, पर आज इस लड़के से अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर रीता का मन खुश हो उठा। उसकी नस नस में रोमांच भर उठा। रीता कुछ भी कह ना सकी। वह भागकर अपने कमरे में लगे आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को निहारने लगी। क्या है यह? क्या मुझे तिलक से प्यार हो गया है? और फिर वह वेड़ी क्यों लाया मेरे लिए ही तो ना? नहीं, मैं तो ब्याहता हूँ, किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकती। पर ऐसी शादी का भी क्या फायदा जो सिर्फ पैसे और खानदान की झूठी शान को बनाए रखने के लिए कर दी गई हो, और वह भी 2 गुनी उम्र के एक अधेड़ के साथ। रीता ने अपने विचारों को झटक दिया था और जाकर काम में लग गई। तिलक जा चुका था। रीता ने अपने कमरे में जाकर देखा तो वह कमल का फूल मुरझाया हुआ पड़ा था। कोई बात नहीं, कल तिलक आएगा तो और कमल मंगवा लूंगी। रीता उस मुरझाए कमल को देखते हुए बुदबुदा रही थी। अगले दिन सास पूजा में लीन थी कि तिलक आया और सीधा आंगन में आकर उसी संगमरमर के पत्थर पर बैठ गया और फूल की पुड़िया निकालने के लिए झोली जमीन पर रख दी। तिलक को देखकर रीता के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वह आगे बढ़ चली। इतने में रीता की सास की नजर भी आंगन में बैठे तिलक पर जा पड़ी और गुस्से से भर गई। जब तिलक चला गया तो सास रीता पर बिफर पड़ी। इस माली के लड़के को घर के अंदर आने की क्या जरूरत पड़ गई है? इसे बाहर खड़े होकर ही फूल दे देने चाहिए। अब यह आंगन और चबूतरा सब अछूत हो गया। अब तुम ही यहाँ की सफाई करो, सास चिल्ला रही थी। सास की बात सुनकर रीता ने सिर झुकाकर आंगन की धुलाई शुरू कर दी। माली फूल चुनकर ला दे तो इन्हें कोई परेशानी नहीं, कुछ भी अछूत नहीं, और वही माली आंगन में आकर बैठ गया तो आंगन ही अछूत हो गया। कितनी अजीब बात है। रीता को इस रूढ़िवाद पर कुढ़न हो रही थी। अगले 2 दिनों तक तिलक नहीं आया तो रीता परेशान होने लगी। लगता है उसने मेरी सास की कड़वी बातें सुन ली होंगी। क्या सोचेगा तिलक? कहीं वह बीमार तो नहीं हो गया? क्या मैं तिलक को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? अपने आप से कई सवाल, कई जवाब। रीता का सिर भारी होने लगा। संतोष के बाहर जाने के बाद रीता बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। वह सामने सपने में खो गई। यह तिलक ही तो है जो उसे अपनी बाहों में उठाए हुए, उसके होंठों पर अपने होंठ रखे हुए और उसके साथ सहवास कर रहा है, और रीता भी तो तिलक का पूरा साथ दे रही है। जब रीता अपने चरम सुख पर पहुंची तो एक झटके के साथ उसकी नींद टूट गई। उसका रोमांचित हो उठा। यह कैसा सपना और यह कैसा प्यार जिसे मैं बार बार जीना चाहूंगी,
पर तिलक का इस तरह मेरे सपने में आना और फिर खुद ही सारे सवालों का जवाब उसने दे दिया, तो इसमें मैं गलत क्या हूँ? अगर मुझे तिलक से प्यार है, इस कुलीन खानदान और मेरे पति ने मुझे दिया ही क्या है? शरीर का सुख तो दूर की बात है, वह तो मन का सुख भी नहीं दे सका, उल्टा मारना पीटना। मायके वाले भी समर्पण कर के गुजारा करने की बात ही कहते हैं। ऐसे में मुझे किसी और से प्यार हो गया तो क्या, पर उस प्यार का नतीजा क्या होगा? प्यार खुद अपना रास्ता खोज लेगा, रीता ने अपने आप से कहा और रसोई घर में चली गई। तिलक के आने की आहट हुई। रीता आज पहले से ही तैयार थी, दरवाजे पर जाकर फूलों की पुड़िया ली और बोली, क्या इस सोन चिड़ैया को आजाद करा सकोगे? तिलक ऐसा सवाल सुनकर चौंक जरूर गया, पर रीता की हालत उससे छिपी न थी। सोन चिड़ैया इस गरीब और अछूत के साथ कैसे जाएगी? तिलक ने पूछा। प्यार की चाह सोने चांदी और खानदान को चाट लेने से नहीं मिट जाती, रीता ने कहा। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में ही बहुत कुछ पढ़ लिया और तिलक ने कांपते हाथ से अपना मोबाइल नंबर रीता की तरफ बढ़ा दिया। अगले दिन से चंद्रिका फूल लाने लगा था। दिनों के बीतने के साथ साथ तिलक और रीता के बीच मोबाइल फोन पर बातें लंबी होती जा रही थी। रीता ने अपनी हालत और पति के बारे में तिलक को सब कुछ बता दिया और एक ऐसा समय भी आया जब 27 साल की ठकुराइन एक 25 साल के माली के लड़के के साथ सब कुछ छोड़कर भाग जाने को मजबूर हो गई। रीता रात में दबे पर उठी, एक नजर अपने पद पर डाली और बुदबुदाई, हो सकता है कि सब समाज मेरे इस कदम को कलंकिनी का नाम दे, पर कोई बात नहीं, जाति और कुल की बातें करने वालों ने ही मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। और बिना कोई पैसे या गहने लिए ही वह घर से बाहर निकल गई और उस दिशा में चल दी जहां तिलक उसका इंतजार कर रहा था। सुबह 4 बजे से सास पूजा पाठ में बिजी हो गई। संतोष अब भी खराटे भर कर बेसुध हो रहा था, जबकि सोन चिड़ैया खुले आसमान में उड़ान भर चुकी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।